नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है और दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा दिल्ली से और देहरादून के बीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर लगभग 2.5 घंटे कर दिया जाएगा। और इसको आपको बता दें कि इसको लेकर हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ के बड़ौद से संपर्क के लिए भी 7 प्रमुख इसमें शामिल होंगे। और ये भी आपको बता दें कि इसमें वन्य जीवों के लिए भी बिना रोक टोक ही आवागमन जो है उसके लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड गलियारा भी होगा। और साथ ही देहरादून में ही दत्तकालीन मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वन जीवों पर भी होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा गणेश्वरपुर में भी देहरादून खंड में वाहनों को जंगली जानवरों से टक्कर से बचने के लिए भी जानवरों के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में 500 मीटर के अंतराल ही वर्षा जल संचयन और 400 से ज्यादा पानी के रिचार्ज पॉइंट की व्यवस्था भी होगी। और दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारों से ग्रीनफील्ड संरक्षण परियोजना और सहारनपुर के हलगोवा में भी हरिद्वार है उसके साथ ही आपको बता दें कि वृद्धाबाद को भी जोड़ने वाली परियोजना का निर्माण 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली से हरिद्वार तक निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी और यात्रा के समय को भी कम करेगी। 16 करोड़ आपको बता दें कि 1600 करोड़ से भी जो ज्यादा लागत है उससे बनने वाली मनोहरपुर में से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना और हरिद्वार शहर के लोगों को विशेष रूप से भारी पर्यटक मौसम के दौरान यातायात के जाम से राहत प्रदान करेगी और कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क में भी सुधार करेगी। आपको ये भी बता दें कि लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना यात्रा के समय को कम करेगी और दोनों स्थानों पर ही बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। इससे अंतर्राज्यीय पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा। और नाजिमाबाद कोटद्वार सड़क चौड़ी करने की भी परियोजना और यात्रा के समय को कम करेगी। और आपको ये भी बता दें कि लैंसडाउन से भी संपर्क में सुधार करेगी। देहरादून में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम हमेशा सच्चाई और साहस के रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड विकास के रास्ते पर अग्रसर है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जल्द देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। बीजेपी की ओर से 4 दिसंबर को राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की रैली कराने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया है कि आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली का आयोजन राजधानी देहरादून में किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी की ओर से बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में ही भारत के पाकिस्तानी पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ही राज्य भर के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परियोजनों को भी प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर ही सम्मानित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित होने वाली रैली में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के साथ ही परिजनों को भी सम्मानित करेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि पार्टी की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी के तमाम नेता पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अभी तक एक भी दौरा नहीं हुआ है। वहीं अब चुनावी दौरे पर ही राहुल गांधी देहरादून आएंगे। हालांकि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को पहले ही धार देना शुरू कर दिया है। इसकी कमान राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने खुद संभाली हुई है और वे लगातार राज्य में दौरे कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब प्रदेश के युवाओं पर फोकस कर लिया है। उन्होंने आग्रह किया है कि युवा छात्र छात्राएं उनसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में भी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि 3 साल में 32,000
से ज्यादा लोगों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का उनका रिकॉर्ड ऊपर रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की आर्थिक तरक्की का भी आधार है। प्रदेश में पूंजी निवेश का जुटाकर ही विकास के माध्यम से आर्थिक संसाधन पैदा किए जा सकते हैं। ये भी कहा कि ऐसा करने के लिए भी उन्हें ब्यूरोक्रेसी भी की सहायता की आवश्यकता है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी ऐसा करने के उपाय हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सीएम ने यह भी कहा है कि नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए राज्य में एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण बनाना आवश्यक है। भारत चीन सीमा पर अक्सर होने वाले सैन्य विवाद अब आसानी से सुलझाए जा सकेंगे। इसके लिए अब चीन की मंदारिन भाषा को भारतीय सेना में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। आर्मी कैडेट कॉलेज ने ही बाकायदा इस सेमेस्टर से ही भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। भारत चीन सीमा पर सीमा विवाद के चलते ही हर अंतराल बाद ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष होने की खबरें सामने आती हैं। पिछले साल जून में ही गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में कई सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे। और इसी तरह अरुणाचल से सटे चीन बॉर्डर पर भी दोनों देशों की सेना कई मर्तबा आमने सामने की स्थिति में आ जाती है। और वहीं उत्तराखंड के बड़ाहोती और आसपास की सीमा में भी चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। लिहाजा दोनों देशों के बीच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना ने अब चीन की मंदारिन भाषा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। और आर्मी कैडेट कॉलेज में ही परीक्षण और पढ़ाई कर रहे कैडेटों को भी इस सेमेस्टर में चीनी भाषा सिखाई जा रही है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा पर कई छोटे मोटे गतिरोध आपसी बातचीत से भी मौके पर ही खत्म किए जा सकते हैं। यदि सैन्य अफसरों की भी मंदारिन भाषा पर मजबूत पकड़ होगी तो वे चीनी सैनिक की बातों को सही से समझने के लिए वाजिब होंगे और इसका जवाब भी दे पाएंगे। वहीं भारतीय सेना अकादमी के समादेशक जनरल हरिदर ने भी कहा है कि इन बदलाव के बाद से ही सैन्य परीक्षण प्राप्त कर रहे कैडेट और अधिक दक्ष होंगे। वर्तमान में युद्ध की तकनीक पूरी तरह से बदल चुकी है। दुश्मन देश इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा अब भारतीय सेना भी अपने अफसरों को कई जो नई तकनीकों के पारंगत का बनाना शुरू कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका चौधरी ने पति और सास ससुर के खिलाफ दहेज में 50 लाख रुपए और स्कॉर्पियो को मांग को लेकर ही प्रताड़ित करने का आरोप दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है और आयनगर में ही कॉलोनी के निवासी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर प्रियंका चौधरी सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह की पुत्री हैं और शादी.com के माध्यम से ही उनका रिश्ता जडोदा कला में हुआ था। और अब वो बता दें आपको कि निवासी जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता संदीप लांबा के साथ हुआ था और ससुराल वालों की रजामंदी पर ही 8 जून 2019 को उनका विवाह काशीपुर के एक रिजॉर्ट में हुआ था। शादी से पहले ही उसने अपनी नौकरी, खेलने और अन्य आदतों के बारे में संदीप को बता दिया था। तब उनका कहना था कि उसके खेलने और रहने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। शादी में परिवार वालों ने 40 लाख रुपए खर्च किए और विवाह के बाद ही पति संदीप लांबा, ससुर जगदीश प्रसाद लांबा और सास कमला लांबा ने दहेज में 50 लाख रुपए की मांग कर दी और इसके साथ ही एक गाड़ी की भी उन्होंने मांग कर दी। आरोप है कि पति ने उसके खेल में भी अड़चन डालने का प्रयास किया और उस पर अनगर्ल आरोप भी लगाते हुए मानसिक प्रताड़ित करने लग गया। प्रियंका का कहना है कि कई बार खेल के दौरान पति और ससुराल वालों ने स्टेडियम में आकर भी बदतमीजी की है। उनके व्यवहार से तंग आकर प्रियंका अपने मायके काशीपुर लौट आई और पति और ससुराल वालों के ने ही उसके मायके आकर भी बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला हेल्पलाइन में काउंसलिंग के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हुआ। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि प्रियंका की तहरीर पर पुलिस ने पति संदीप लांबा, ससुर और उनकी सास के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच फिलहाल जारी है।
नजूल नीति पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उत्तराखंड सरकार इसी महीने इसका अध्यादेश लाएगी और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे पहले 6 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से देवस्थानम बोर्ड के बाद नजूल प्रकरण का भी समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में नजूल नीति का प्रस्ताव आएगा और इसके बाद वो 9 और 10 दिसंबर को होने जा रहे शीतकालीन सत्र में नजूल नीति का अध्यादेश लाया जाएगा। मंत्री भगत सिंह ने कहा है कि वर्ष 2018 में भी भाजपा की सरकार ही कैबिनेट में नजूल नीति का प्रस्ताव लाई थी और इसका शासन देश जो था आने से पहले ही हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अध्यादेश आने के बाद प्रदेश में नजूल भूमि एक्ट लागू किया जाएगा और जिससे कि उत्तराखंड के लाखों परिवार को नजूल भूमि का मालिकाना हक मिल जाएगा। साथ ही अधिक से अधिक भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल सकेगा। और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के अलावा नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा नजूल भूमि है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो कई जो है वहां पर हेक्टेयर नजूल भूमि है और इस भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग काबिज हैं। कहीं भूमि लीज पर है तो कहीं इस पर दशकों से ही कब्जे पर है। सरकार नीति के तहत इस भूमि को फ्री होल्ड कराना चाहती है। उत्तराखंड में बीते 3 से खराब मौसम में ही आज ठीक हुआ है। सूर्य देव के दर्शन हुए हैं और पहाड़ से ही मैदान तक अधिकांश इलाकों में धूप निकली तो ठंड से कुछ राहत मिली है। वहीं कुमाऊं के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने भी हालांकि मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है, लेकिन मौसम में ठंडक बनी रहेगी और सुबह शाम लोगों को ठंड से 2-4 होना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के कारण ठंड में काफी ज्यादा इजाफा होने का अनुमान था और मौसम केंद्र की ओर से ये भी जारी कहा गया था कि धूप निकल रही सकती है और लेकिन अगले 2-3 दिनों में बारिश और बर्फबारी होगी। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत में भी पिछले बात की जाए कुछ दिनों की तो ठंड और बारिश हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी 3500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ भी गिर सकती है। इससे निचले क्षेत्रों की बात की जाए तो बर्फीली हवाएं चलेंगी और जिनसे ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र निर्देशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ही सामान्य तौर पर इस समय ठंड बढ़ सकती है। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाले और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के कारण तापमान में कमी होती है और जिससे मौसम ठंडा रहता है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सर्दियों के मुताबिक ही सामान्य ठंड हो रही है और इससे कुछ भी असामान्य नहीं है। प्रदेश में निचले क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो यहाँ भी अधिक ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ सबसे कम तापमान 6.1 के आसपास रहने का अनुमान है और मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी दून में अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में ही तुलना में कुछ बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है।